I am Assistant Professor of Department of Botany, SBN Government PG College, बरवानी। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये एमएससी थर्ड सेम के फोर्थ पेपर के 6th यूनिट का 6th पार्ट कहलाता है। आप ऊपर इसमें फॉर्मूला देख सकते हैं, काई स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको अभी हम आगे ही जाकर डिस्कस भी करेंगे। जब भी हम किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हम उसके ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव इसके भी हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये टारगेट लेकर चलते हैं कि हम ये जानना चाहेंगे कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसके बाद नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट, इसके ही टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करना चाहेंगे, जिससे कि उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कंटिंजेंसी टेबल, ये दो शब्दों का मीनिंग भी हम जानने लगेंगे। इसके बाद आएंगे हाइपोथेटिकल स्टडी, क्योंकि ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, ये किसी न किसी हाइपोथेसिस पर बेस्ड होते हैं। तो हम हाइपोथेटिकल स्टडी को भी पहचानने लगेंगे और अंत में हम इससे जुड़े न्यूमेरिकल भी पहचानने लगेंगे, जो कि हमारा मेन टारगेट होता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको लेकर हम चलते हैं। इनको जैसे जैसे हम लेना है तो वही हम कंटेंट के द्वारा ही जा पाएंगे। तो सबसे पहला कंटेंट में हमारा टॉपिक जो आएगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन पर। काई स्क्वायर टेस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, वैल्यूज क्या आ सकती हैं, ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो टेस्ट है, ये किस किस कंडीशन पर वैलिड होता है, इसकी वैलिडिटी कब हो सकती है। इसके बाद इसके फायदे क्या है, बेनिफिट, यूजेस या एप्लीकेशंस क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन के द्वारा। जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो फिर आएगा हमारा समरी पार्ट, जिसे हम क्विक रिकैप या समरी में देखेंगे। और इससे जुड़ी अगर हमें और जानकारी इकट्ठी करनी हो तो हम किस बुक से, किस पेपर से पढ़ सकते हैं, ये हम बिब्लियोग्राफी में देखते हैं। तो चलिए वन बाय वन मूव करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या हम जान सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि काई स्क्वायर होता क्या है, आखिर इसकी परिभाषा क्या है। तो काई स्क्वायर क्या है, एक मेजरमेंट है, एक कैलकुलेशन है, जिसके द्वारा आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा जितने भी आपके डेटा आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं जो भी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। मीन्स जितने भी आपके सैंपल जो कलेक्ट हो रहे हैं उनको हम ऑलरेडी जो प्रिडिक्टेड सैंपल वैल्यू है उससे कंपेयर करते हैं। इसी के बीच का डिफरेंस हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये हाइपोथेसिस पर बेस्ड होता है और इसे हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसे किसने दिया था, इसे सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने 1900 ईयर में दिया था। आपको साइड में पिक्चर भी दिख रही होगी, ये कार्ल पियर्सन को ही दिया गया है और इन्हीं के नाम की वजह से इसे हम पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट के नाम से भी जानने लगे हैं। इसका रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इसको हम काई स्क्वायर, एक्स जैसा आपको साइन पिक्चर में दिख ही रहा होगा, एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये काई स्क्वायर का साइन है। साइन है तो फॉर्मूला भी होगा। तो ये इसका फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा कि काई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड, इसका होल स्क्वायर, और इसको हम डिवाइड करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी होगी, जो हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकालेंगे, और एक्सपेक्टेड कौन सी होती है, जो हमें थ्योरेटिकल वैल्यू दी जाती है, जो हमारा सैंपल प्रेडिक्शन वैल्यू है। दोनों के आपस में जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे और उसी का स्क्वायर निकालकर उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह से हमें काई स्क्वायर की वैल्यू निकल आती है। जब काई स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी तो दो तरह से निकल सकती है, या तो काई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है। इससे प्रूफ क्या होता है कि जो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। इसे हम नल हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि उसी काई स्क्वायर की वैल्यू 0 से ज्यादा भी हो सकती है। इससे क्या प्रूफ होता है
कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है और एक्सपेक्टेड वैल्यू है उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस जरूर है। इसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। बट एक स्पेशल कंडीशन ये भी होती है कि ये जो डिफरेंस आया है, जो काई स्क्वायर की वैल्यू 0 से ज्यादा आई है, वो ये भी हो सकता है कि जब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसमें कहीं हमसे गलती हो जाए, कहीं कोई फ्लक्चुएशन आ जाए। तो जब ऐसी कोई गलती हो जाती है उस कंडीशन में भी काई स्क्वायर की वैल्यू 0 ना होकर उससे ज्यादा हो सकती है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हमें उसे को इग्नोर कर देना चाहिए और मानना चाहिए कि उसकी वैल्यू 0 ही है। अब हमने अभी कंटेंट में देखा था कि दो नए शब्द थे, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक कंटिंजेंसी टेबल। ये दोनों ही काई स्क्वायर वैल्यूज में यूज होते हैं, तो हमें इसके बारे में भी जानना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे आप डीएफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करना है? ये जितने भी क्लासेस दी हुई हैं उनके नंबर पर बेस्ड होता है। जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस n है तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होगा? n-1। जितना भी टोटल है उसमें से 1 को आप माइनस कर दीजिए, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए 2 क्लासेस हैं तो 2 - 1 मीन्स 1 रह गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 क्लासेस हैं तो 3 - 1 मीन्स 2 आ गया डीएफ आपका। और अगर 4 क्लासेस हैं तो 4 - 1 = 3 डीएफ। तो इस तरह से जितनी भी क्लासेस उसमें से 1 माइनस कीजिए, आपका डीएफ निकल आएगा। बट अगर कंटिंजेंसी टेबल बनी हुई है, नया शब्द है कंटिंजेंसी टेबल, इसे हम आगे अभी और डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी यहाँ पर हम उस टेबल से डीएफ कैसे निकालते हैं ये जान लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उसका एक अलग फॉर्मूला रहता है। यहाँ पर हम n-1 यूज नहीं कर सकते। टेबल में हमें 2 चीजें दी होती हैं, एक r है और एक c रहता है। तो यहाँ डीएफ का फॉर्मूला क्या बनता है? r-1 और c-1, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन। अब r और c 2 नए शब्द आए हैं, तो r क्या हो सकता है? उस टेबल में जितनी भी रोज होती हैं उनके टोटल को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से c क्या होता है? टेबल में जितने भी कॉलम्स होंगे उनके नंबर को हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप शायद क्लियर हो गए होंगे कि r क्या है? रो इनसाइड द टेबल, और c क्या है? कॉलम इनसाइड द टेबल। उसमें से दोनों में से ही 1 को आप माइनस कीजिए और आपस में मल्टीप्लाई करिए। इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि कंटिंजेंसी टेबल में 2/2 मीन्स 2 रो है और 2 कॉलम है, तो हमारा डीएफ कैसे निकलेगा? रो में से भी 1 माइनस करना है और कॉलम में से भी। इट मीन 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1 = आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 3 × 3 हो तो फिर आप क्या करेंगे? मेरे हिसाब से अब आप डीएफ समझ गए होंगे, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। 3 - 1 × 3 - 1 = क्या होगा? 2 × 2 मीन 4 आ जाएगा। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जहां रो और कॉलम इक्वल ना हो। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा आपको, जिसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। इस कंडीशन में भी क्या होगा? जितने भी रो या कॉलम है हमें तो सिर्फ 1 माइनस करना है, तो 3 - 1 × 4 - 1 = आपका आ जाएगा टोटल 6। तो यहाँ डीएफ क्या कहलाएगा? 6। मेरे हिसाब से आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल फॉर्मूला है और हमें उसी फॉर्मूले को फॉलो करके डीएफ निकाल लेते हैं। तो एक शब्द आया था कंटिंजेंसी टेबल, तो अब हमें उस बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए। कंटिंजेंसी टेबल को भी कार्ल पियर्सन ने ही सबसे पहले यूज किया था। ये कैसे बनती है? ये मैट्रिक्स फॉर्म है। एक टेबल है जिसको हम एक जाल के रूप में बनाते हैं। जाल कैसा होता है? जिसमें अलग अलग वेरिएबल्स शो होते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरिएबल्स के रूप में। मोस्टली इसका हम यूज कहाँ करते हैं? या तो ये रिसर्च में यूज होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी यूज होता है, या साइंस के फील्ड में ही ज्यादातर यूज होता रहता है इसका। इससे हमें क्या पता चलता है कि आपस में जो 2 वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, संबंध क्या है,
और उनके बीच में किस तरह की क्रिया हो रही है। इसलिए कंटिंजेंसी टेबल से हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। मैं आपको इसकी एक पिक्चर भी दिखाती हूँ कि टेबल किस तरह की दिखती है। आपको इस टेबल से क्लियर हो रहा होगा। आप मोस्टली इस तरह की टेबल डेली जब भी कोई रिसर्च करते हैं या कोई सर्वे करते हैं तो दिखती ही होगी, आप बनाते भी होंगे। एक तरफ हमने रो रखी है, एक तरफ हमने कॉलम रखी है। अप टू डाउन रोज होती है एंड लेफ्ट टू राइट आपको कॉलम दिख रहे होंगे। टोटल में जितने भी आपके रो का सम आएगा वो RT1, सेकेंड रो का सम RT2 से रिप्रेजेंट किया गया है। उसी तरह से कॉलम में भी CT1 मीन टोटल ऑफ कॉलम 1 और टोटल ऑफ कॉलम 2 को हमने CT2 से रिप्रेजेंट किया है। जब इस तरह का कोई मैट्रिक्स बना हो तो उस कंडीशन में हम DS कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही है R-1 मल्टीप्लाइड बाय C-1, क्योंकि यहाँ पर रो कितनी है? 2 है तो 2-1 और कॉलम भी 2 है इसीलिए वो भी 2-1 आ जाएगा। 1 into 1 मीन DS आपका फाइनली आ गया 1। कंटिंजेंसी टेबल समझने के बाद हम आते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे। हमारे फीचर्स क्या है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के। तो पहला कैरेक्टर कहता है कि ये जो chi-square टेस्ट है ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है, फ्रीक्वेंसी पर आधारित है, जबकि बाकी के जितने भी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो या तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर आधारित होते हैं, पर chi-square डिस्ट्रीब्यूशन आपका फ्रीक्वेंसी आधारित है। दूसरा ये है कि इसके आधार पर हम इसका क्या यूज कर सकते हैं? हम इस टेस्ट के द्वारा डिफरेंसेस पता करते हैं, जो कि इसकी डेफिनेशन में भी मैंने आपको समझाया था कि एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, अंतर को हम कंपेयर करते हैं। तीसरा कहता है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल रहा है हर बार तो आपको उसी के आधार पर chi-square टेस्ट भी बदलने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल रहा है लेकिन हम ये मान के चलें कि हमारा chi-square रिजल्ट एक ही आए। जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बदले जाएंगे हर बार, हर सैंपलिंग करने पर chi-square की वैल्यू भी बदलती रहेगी। और लास्ट कैरेक्टर ये कहता है कि ये हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, ना कि एस्टिमेशन। तो ये 4 कैरेक्टर्स हमें इसके ध्यान रखने होंगे। इसके बाद आपका आता है टाइटल कि ये किस किस कंडीशन में वैलिड होता है। जैसे सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो आपस में स्वतंत्र होते हैं। कोई भी आइटम या सैंपल बार बार रिपीट नहीं हो सकता, एक बार में एक ही आइटम लिया जाता है। इसकी वैल्यू नंबर ऑफ क्लासेस की जो हमारी बात हुई थी, सैंपल कितने ले सकते हैं हम? मिनिमम सैंपल 10 से ज्यादा होने चाहिए लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। मीन्स n की वैल्यू 10 to 50, 10 से 50 के बीच में ही होनी चाहिए। सारे के सारे जो भी आप इवेंट्स हैंडल कर रहे हैं, जिनकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वो सभी आपस में एक्सक्लूसिव नेचर के होने चाहिए। ये कंपैरिजन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, इसीलिए डेटा हमेशा ओरिजिनल यूज यानी इकाई उसकी ओरिजिनल ही रखनी चाहिए। और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी अगर आपने 5 से भी कम कर दी तो क्या होगा? ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या तो प्रीसीडिंग हो सकती है या सक्सीडिंग हो सकती है। इसीलिए हमेशा जो भी इसका रिजल्ट सम आ रहा है उसे 5 से ज्यादा ही वैल्यू रखें। तो ये इसके एजम्पशंस हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे chi-square टेस्ट की वैल्यू वैलिड रहे तो ये हमें 5 एजम्पशंस ध्यान रखने होते हैं। हमने बेसिक पढ़ लिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा हो गया है। तो जब अगर हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सके chi-square पर, तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहला क्या होता है कि आप क्वेश्चन को समझिए, प्रॉब्लम देखिए कि वो क्या पूछ रहे हैं और क्या वो हमसे जानना चाहते हैं। दूसरा ये होता है कि आपके जो भी डेटा दिया है, जो भी इसमें वैल्यूज दी हैं, उनके आधार पर एक टेबल बनाइए। जैसा भी हमने डिस्कस किया था, कंटिंजेंसी टेबल बनाइए, जिसमें आप जो भी दी हुई है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को या ऑब्जर्व वैल्यूज को लिखिए, रो वाइज लिखिए और कॉलम वाइज भी लिखिए। जो वर्टिकली लिखी जाएंगी वो रो वाइज रहेंगी और जो हॉरिजॉन्टली लिखी जाएंगी उन्हें हम कॉलम वाइज बोलेंगे।
इसके बाद हम इसमें हाइपोथेसिस लगाते हैं, या तो नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस वैलिड होगी। तो हम दोनों ही पहली बार में मान के चलते हैं कि जब हम प्रॉब्लम लेकर बैठे हैं तो हो सकता है कि इसमें नल हाइपोथेसिस वैलिड हो और ये भी हो सकता है कि अल्टरनेट वैलिड हो। यही हम चेक करेंगे chi-square को कैलकुलेट करके। जब ऑब्जर्वेशन तो हो गई, अब इसके बाद हम ऑब्जर्व वैल्यू के आधार पर ही एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी निकालेंगे। O भी निकल आया, E भी निकल आया। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना। तो हम जब वैल्यूज निकल आएंगी तो हम ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड वैल्यूज को माइनस कर देते हैं और उसके बाद अपने chi-square के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि chi-square की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव में नहीं जाएगी। कैलकुलेशन करने से पहले हमें इसके प्रकार देखने होंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इसके प्रकार पर ही आधारित होती है। दो प्रकार हैं टेस्ट के। एक होती है कि या तो पैरामीटर पर डिपेंडेंट होगा, जिसमें हम वेरिएंस को कंपेयर करते हैं, और या फिर नॉन पैरामेट्रिक होती है, जिसमें आप गुडनेस ऑफ फिट या इंडिपेंडेंट टेस्ट करते हैं। पैरामेट्रिक है तो उसका अपना फॉर्मूला है, और अगर नॉन पैरामेट्रिक है तो अपना फॉर्मूला है। ज्यादातर हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं वो नॉन पैरामेट्रिक होते हैं, तो इसीलिए हम नॉन पैरामेट्रिक की तरफ ही चलते हैं। नॉन पैरामेट्रिक में आपको दो प्रकार दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले हम गुडनेस ऑफ फिट को ही लेते हैं। इसमें आपने देखा लिखा हुआ है सिंगल सी वेरिएबल। सी से यहाँ कैटेगरी डिफाइन हो रही है कि एक ही कैटेगरी को हम गुडनेस ऑफ फिट में रखते हैं। आखिर ये शब्द का मीनिंग क्या निकल रहा है? गुडनेस ऑफ फिट ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास बड़ी सी लार्ज पॉपुलेशन है और उसमें से हमने एक सैंपल निकाल लिया, तो वो जो एक सैंपल है क्या वो पूरी पॉपुलेशन की वैल्यू को सही रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर वो पूरी पॉपुलेशन की वैल्यू को सही रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से फिट हुआ है, ये गुडनेस ऑफ फिट को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर उसकी वैल्यू पॉपुलेशन की वैल्यू से मैच नहीं करेगी, उसके एवरेज वैल्यू से मैच नहीं करेगी, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो फिट नहीं है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप देखिए लिखा भी है हमने कि जितने भी एज्यूम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिट होनी चाहिए ऑब्जर्व डेटा से, तभी हम देखते हैं, मान के चलते हैं कि वो कितना वेल फिटेड वैल्यू है। ये कैसे पता कर सकते हैं? जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू टेबल वैल्यू से कम ही रहनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो वो वेल फिटेड वैल्यू नहीं कहलाती। इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल भी बताती हूँ। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो आपको अगर याद हो हमने स्टेप देखे थे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसे पहचानिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है ये पढ़िए कि एक रिसर्च हो रही है जिसमें हम फेयरनेस परसेप्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं 3 मेथड के द्वारा कि क्या वो मेथड उचित है या नहीं है। कैसे करेंगे? 180 वेराइटीज दी हुई हैं, जिसमें से कुछ लोगों का 63 ये कहते हैं कि फर्स्ट वाला मेथड सही है, 45 कहते हैं कि सेकंड मेथड सही है, लेकिन 72 कहते हैं कि थर्ड मेथड ही सही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये डिफरेंस उचित है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने फॉलो कर ली, हमने क्वेश्चन को पहचान लिया। सेकंड स्टेप ये थी कि हमें एक टेबल बनानी है। तो सामने आपको टेबल दिख ही रही होगी, जितनी भी वैल्यूज दी हुई है ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। आप देखिए, आपको दिखाई फर्स्ट में लिखा हुआ है 63, सेकंड में लिखा है 45 और थर्ड में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 72 दी गई है। इसके आधार पर अब यहाँ देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं दी, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या होती है? उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सारी की सारी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए तीनों मेथड में। तो सारी वैल्यू इक्वल कैसे हो सकती है? अगर 180 वैरायटी है, इट मीन तीनों में ही फ्रीक्वेंसी 60-60 हम
रख सकते हैं। यही इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि जो भी ऑब्जर्व वैल्यू आ चुकी हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी आ चुकी हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो O में से E को आप माइनस करते चलिए, आपकी वैल्यू आती जाएंगी। इससे पहला केस है 63 और एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसकी 60। तो 63 में से जब आप 60 को माइनस करेंगे तो आपको दिखेगा 3। तो ये हमारी वैल्यू 3 आ गई। सेकेंड वाले में लिखा हुआ है 45 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 60 ही है, क्योंकि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आप 45 है जो कि कम है 60 से, इसीलिए O माइनस E जब आप करेंगे तो ये माइनस में वैल्यू देगा -50। थर्ड केस कहता है कि 72 आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 60 ही है। तो इस कंडीशन में O माइनस E हो गया 12। O माइनस E हमारे तीनों मेथड के निकल आए हैं। फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें अपने काई स्क्वायर के, तो हमें O माइनस E का होल स्क्वायर करना होता है। तो हम 1 by 1 तीनों का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -15 का करेंगे तो 225 हो जाएगा, और अगर 12 का करेंगे तो 144 आ जाएगा। यहाँ तक मैं समझती हूँ आप सबको क्लियर हो ही रहा होगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला इसी O माइनस E के होल स्क्वायर को जब E से डिवाइड कर देते हैं तभी वो कंप्लीट होता है। तो हम 1 by 1 जो भी O माइनस E के होल स्क्वायर की वैल्यू है उसको आप आपकी जो भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी उससे डिवाइड करते जाएंगे। इससे पहला केस है 9, जो 9 है उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, आंसर आपका 0.15 आ जाएगा। सेकेंड केस है 225, तो 225 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे 3.75 आएगा, और इसी तरह जब हम 144 जो आपका थर्ड केस है उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 आएगा। तीनों वैल्यूज आपको इंडिविजुअल मिल चुकी हैं। अब हम तीनों को सम कर देंगे। जब आप सबको जोड़ देंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू काई स्क्वायर की क्या आएगी 6.3। ये हमारी कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। आगे चलते हैं। स्टेप्स में ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट था कि आपको हाइपोथेसिस भी बनानी थी। तो अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करें तो उसका कहना था कि तीनों ही मेथड की जो वैल्यूज है वो सभी इक्वल होनी चाहिए। P1, P2 या P3 सभी आपस में इक्वल ही होनी चाहिए। जबकि अल्टरनेट क्या कहती थी कि कोई भी एक वैल्यू तो अंतर हो ही दिखा सकता है। ठीक है, अंतर हो ही सकती है। एजम्पशन हमने क्या किया था, सिग्निफिकेंस लेवल अगर आप देखें तो क्या था 0.05 पर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना चाहते थे, और इसमें ऑब्जर्व वैल्यूज N1 की 63, N2 की 45 और N3 की 72, ये सब आपका दिया हुआ था, वही हमने यहाँ रखा है। क्रिटिकल वैल्यू जो हम टेबल वैल्यू बोलते हैं वो क्या दी रहती है कि अगर ये ग्राफ रहता, ठीक है, ये ग्राफ है और 0.05 लेवल पर अगर आप सिग्निफिकेंस चेक करते हैं काई स्क्वायर को तो क्या दिखाता है 5.991 आनी चाहिए। ये टेबल की वैल्यू कहती है कि अगर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना है काई स्क्वायर को तो उसकी वैल्यू ऐसी एज्यूम की जाती है कि 5.991 आनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा वैल्यू आएगी इट मीन कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है हमें। जबकि हमारी वैल्यू कितनी आई थी, हमारी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो वो आ गई 6.3। इट मीन हमारी वैल्यू टेबल वैल्यू से कहीं ज्यादा है। टेबल वैल्यू कहती है 5.9, जबकि हमारी वैल्यू जो कैलकुलेट करने पर आती है वो है 6.3। इससे यही रिजल्ट निकलता है कि नल हाइपोथेसिस तो फॉलो नहीं हो सकती। नल हाइपोथेसिस कह रही थी कि तीनों मेथड इक्वल है, तीनों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन क्योंकि डिफरेंस आ गया है वैल्यूज में काई स्क्वायर का, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक ना एक मेथड तो डिफरेंट वैल्यू दे ही रहा है। बस यही आपके काई स्क्वायर का रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर ये हमने जो एक
सॉल्व किया न्यूमेरिकल, ये था गुडनेस ऑफ फिट के। नेक्स्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आया है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता चेक करनी है। ये हमेशा दो कैटेगरी के बीच में ही होगा। जैसे गुडनेस ऑफ फिट हमेशा एक कैटेगरी के लिए होता है, इसीलिए हम उसको सिंगल सी वैल्यू, सिंगल कैटेगोरिकल वैल्यू मान के चलते हैं। लेकिन टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हमेशा मल्टीपल कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए यूज होता है। यहाँ क्योंकि दो की बात हो रही है, दो वेरिएबल्स रखे जाएंगे, तो हमेशा हम ये चेक करेंगे कि क्या वो एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, क्या उनके बीच में कोई संबंध है या नहीं। इसके लिए भी इसी तरह का फॉर्मूला जैसे गुडनेस ऑफ फिट के लिए था कि अगर हमारे द्वारा कैलकुलेट की गई वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है तो इट मीन नल हाइपोथेसिस मानी जाती है, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट है, हमारे द्वारा कैलकुलेट की गई वैल्यू टेबल वैल्यू से अधिक है, तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। इसका भी एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये एक क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें क्या है, एक रिसर्चर है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझना आना चाहिए। एक रिसर्चर है जिसका क्या काम करना है, उसने कुछ वैरायटी ले ली प्लांट से, लगभग उसने 90 प्लांट्स लिए और वो उनके कलर को डिफरेंशिएट करना चाहता है, चेक करना चाहता है, ठीक है। तो उसने उसको जो टेबल मिली है, ये टेबल उसको बनी मिली है, इसमें आप देखिए 3 वैरायटी के प्लांट हैं, स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज, जिसमें से उनके 2 अलग अलग कलर है। कुछ प्लांट रेड कलर के हैं और कुछ प्लांट येलो कलर के हैं। वैल्यूज आपको दिख ही रही है, 10, 10 और 30 दी हुई है रेड वाली, और येलो वाली 15, 15 और 10 दी गई है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो हम हाइपोथेसिस अपनी तरफ से बनाते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि दोनों वेरिएबल्स आपस में अलग अलग होंगे, उनके बीच में कोई भी एसोसिएशन, कोई संबंध नहीं होगा। कलर की बात हुई थी, तो हम यहाँ कलर को ही डिस्कस करेंगे कि दोनों कलर अलग अलग वैरायटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नल हाइपोथेसिस है। जबकि अल्टरनेट यहाँ क्या कहती है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। आप ध्यान रखिएगा, गुडनेस ऑफ फिट और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में नल और अल्टरनेट बिल्कुल अलग दिखते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है। इसलिए उसकी नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसकी हाइपोथेसिस से अलग ही चलती है। इसलिए आपको प्रॉब्लम में ये भी समझना होगा कि ये सिंगल कैटेगरी का है या 2 कैटेगरी के वेरिएबल्स के लिए। सिंगल का है तो गुडनेस ऑफ फिट को फॉलो कीजिए, और अगर मल्टीपल के लिए है तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को फॉलो कीजिए। चलिए इसके सॉल्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला आपके सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसमें जितने भी टोटल रो हैं उनको हम टोटल कॉलम से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर देते हैं। अभी इससे पहले ही आपने ये वाला टेबल देखा था, उसी टेबल को मैंने यहाँ पर फिर से ड्रॉ किया है। सेम है, 3 वैरायटी है साइज को लेकर, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये कॉलम है आपके, और रो में आपको कलर दिखाई दे रहे हैं रेड और येलो। वैल्यूज वही जो पुराने टेबल में थे, 10, 10 और 30, और येलो में 15, 15 और 10। ये सारे के सारे जो वैल्यूज आपको रेड कलर में दिख रही है, ये सारी हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। रो की फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर में आपको दिख ही रही होंगी, और टोटल हमने जो कॉलम की फ्रीक्वेंसी है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट की है। सभी का हम सम निकाल के अलग कर लिया है, क्योंकि अब हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है इंडिविजुअल केस में। ये फॉर्मूले को यूज करके सारे के सारे 6 वैरायटी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल दी गई है। जैसे कि फर्स्ट केस अगर आप ध्यान से देखें, टोटल कॉलम कितने हैं, यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखें तो यही लिखा था कि रो जितने भी टोटल है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है कॉलम जितने भी टोटल है उनसे। तो 25 आपके कॉलम थे और रो में आपके 50 आया, तो 25 इंटू 50 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितना भी नंबर ऑफ क्लासेस है टोटल मतलब 90, तो
तो इससे डिवाइड कर दीजिए। रिजल्ट आपके सामने है 13.89। इसी तरह से सेकंड वाला केस क्या कहता है कि यहाँ पर 25 दिया हुआ है टोटल और यहाँ 40 टोटल है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम इसको भी डिवाइड कर देंगे 90 से। देखिए आपको यहाँ भी वही केस दिख रहा होगा। सेकेंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 11.11। थर्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फिर से हमारा ये 25 टोटल कॉलम और इस बार हम रो लेंगे ये वाली 40, तो 25 into 40 डिवाइडेड बाय 90, ये आपकी आ गई 11.11। और इस तरह से 1 by 1 हम पूरी 6 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। इसका मैं आपको टेबल दिखाती हूँ कि एक्सपेक्टेड का मैट्रिक्स कैसा बनेगा इन्हीं वैल्यू के आधार पर। ये देखिए, ये आपके सामने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मैट्रिक्स बन चुका है। तो ऊपर हमारे पास ऑब्जर्व्ड है, नीचे हमारे पास जो दूसरी मैंने टेबल आपके सामने प्रेजेंट की है वो है एक्सपेक्टेड को लेकर। आप दोनों के बीच में आसानी से डिफरेंस अब पहचान पा रहे होंगे। इन्हीं वैल्यूज को लेकर हम काई स्क्वायर की अब वैल्यू निकालते जाएंगे 1 by 1। फॉर्मूला हमारा वही है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्योंकि हमारे पास 6 वेरिएबल्स है तो हमें 6 को ही आपस में सम करना होगा। देखिए, सबसे पहले हमारी 10 थी, 10 में से 13.89 जो कि हमारे पास पुराना मैट्रिक्स है, आप उसे 10 ही कर सकते हैं, उसका होल स्क्वायर और फिर उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 13.89 ही है, उससे डिवाइड करते जाइए। सेकेंड केस भी आपका 10 का ही था, तो 10 माइनस 13.89 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिर से 13.89। और इस तरह से आपके जो भी 6 वेरिएबल्स हैं उनकी ऑब्जर्व वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस कीजिए, फिर उनको स्क्वायर कीजिए और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू से ही डिवाइड कर दीजिए। सबकी वैल्यूज आती जाएगी और उनको हम जब आपस में प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो फाइनल वैल्यूज आपकी बन जाएगी 11.03। सामने सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसको हमें सॉल्व करके ये रिजल्ट निकालना है। तो 11.03 काई स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ चुकी है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी तक हमने निकाला नहीं था। मैट्रिक्स आपको याद होगी, आपकी मैट्रिक्स में 2 रो थी और 3 कॉलम थी। तो रो क्योंकि 2 थी तो 2 - 1, कॉलम 3 थे तो 3 - 1, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपको 2 आ जाएगा। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जब भी आप क्रिटिकल वैल्यू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे निकालेंगे, हमेशा काई स्क्वायर टेबल वैल्यू आपको 5.991 ही दिखेगी, जबकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 11.03 है। इट मीन हमारी वैल्यू टेबल वैल्यू से बहुत ज्यादा है। उसके बेस पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पर फॉलो नहीं होगी, बल्कि क्या फॉलो होगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा कि प्लांट जिसमें रेड कलर के फ्लावर हैं वो येलो कलर के फ्लावर से मैच नहीं करते, कहीं ना कहीं दोनों की वैरायटी आपस में अलग अलग है। यही हमारा कंफ्यूजन होता है इस तरह के क्वेश्चन का। तो हमने गुडनेस ऑफ फिट भी पढ़ लिया, हमने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी पढ़ लिया, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देख लिए कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले के आधार पर। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से अधिक होगी तभी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ये स्पेशल कंडीशन है, इसको आपको हमेशा याद रखना होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त। बार बार हम ये बात कर रहे थे टेबल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, लेकिन हमने ये तो देखा ही नहीं कि हम इसको निकालेंगे कैसे। तो ये वो स्लाइड है जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम अपनी टेबल वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं। आपको ये टेबल वैल्यू इस तरह के फॉर्म वैल्यू दी होती है, लेकिन इसमें अब हमें कैसे पता चले कि टेबल वैल्यू कौन सी है। अगर आप ध्यान से देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 था, तो 2 के सीधे अगर आप चले जाएं और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 था, तो जब हम दोनों को ही मैच करके देखते हैं तो क्रॉसिंग में हमारे एक वैल्यू आती है, आपको दिख भी रही होगी 5.99, बस यही हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ जाती है।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 पर अगर आप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो 5.99 आपको सीधे ही दिखाई देगी। और इसी तरह से हम डिफरेंट वैल्यू अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम पर निकाल सकते हैं। अगर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता इसी केस में तो हमारी वैल्यू होती 7.8। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर बदलता जाएगा तो हमारी टेबल वैल्यू भी बदलती जाती है। इसी तरह से अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही हो लेकिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 होता तो उस टाइम पर 5.99 ना होकर 9.21 होता। तो ये तरीका होता है टेबल वैल्यू निकालने का, देखने का। वैल्यू तो दी हुई है, चार्ट तो दिया हुआ है, लेकिन हमें उस चार्ट में से ये भी पता करना होता है कि वैल्यू निकाली कैसे जाती है। हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि इस तरह के टेस्ट का बेनिफिट क्या है, यूज क्या है। तो एप्लीकेशन सेक्शन वही बताता है कि इसमें हम क्या क्या यूज अपने रूटीन लाइफ में कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में इसका यूज है, बायोलॉजी में है, साथ में मेडिकल साइंस में भी है। क्या क्या है? एक तो यही कि हम इसमें गुडनेस ऑफ फिट पता कर सकते हैं कि कोई आपका जो पर्टिकुलर सैंपल है क्या वो टोटल सैंपल में से उसकी वैल्यू कुछ मैच कर रही है, क्या वो एक सैंपल पूरी की पूरी पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, ये हम पता कर सकते हैं। दूसरा, इंडिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं वेरिएबल्स के बीच में कि एसोसिएशन है भी 2 वेरिएबल्स या बहुत सारे वेरिएबल्स में या नहीं है। तीसरा, हम ये पता कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस में जितने भी एस्टिमेट निकल रहे हैं पॉपुलेशन के, उनके बीच में होमोजेनिटी है या नहीं। और लास्ट में हम उनके बीच का लिंकेज भी पता कर सकते हैं। ओवरऑल हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अब देख लिया है। अब इसकी एक समरी हो जाए, एक क्विक रिकैप हो जाए। सबसे पहले हमने देखा था कि काई स्क्वायर क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हमने कंपेयर करना सीखा था कि एक्चुअल डेटा और जो भी आपका क्रिटिकल वाला है, एज्यूम डेटा है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बीच में डिफरेंशिएट किया, डिस्टिंग्विश किया। इसके बाद हमने 2 शब्द जाने, डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंटिंजेंसी टेबल क्या होती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बेस पर हमने एज्यूम्ड और रेस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी को भी पहचाना। तो ये हमारा रिकैप हो गया। इसके बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर सपोर्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर हैं, जैसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट क्या हो सकता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। गुडनेस ऑफ फिट से आप क्या समझते हैं। इस तरह से कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इसी तरह से कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जैसे काई स्क्वायर टेस्ट को बताने के साथ साथ इसके कैरेक्टर और इसकी एप्लीकेशंस भी आपको बतानी पड़ेगी। या फिर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है गुडनेस ऑफ फिट या टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के आधार पर। ये वीडियोग्राफी जिससे आप चाहें तो एक्स्ट्रा स्टडी भी कर सकते हैं। कुछ पेपर्स, कुछ बुक जो आप चाहें तो सजेस्ट कर रही हूँ मैं, जिसको आप रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।